अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारी स्ट्रीम में। तो आइए मैं हमारे आज के पैनलिस्ट एडवोकेट फवाज आरिफ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और बिजनेस कंसल्टेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। फवाज भाई, आपका इस्तकबाल है। और जो टॉपिक मैंने अनाउंस किया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस और जरिया माश की आइडियाज। हमारी स्ट्रीम के अंदर जो बेसिक मैसेज होता है, उम्मीद और पॉजिटिविटी। इसके अंदर बहुत सारे लोग कई बार खुद सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके सामने सोल्यूशन होता है, लेकिन एक पॉजिटिव आउटलुक की जरूरत होती है। जब लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कोई चीज सामने होने के बावजूद हो सकता है नहीं दिखाई दे उनको, तो हम इस प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लोर करते हैं, हम तो सजेशंस रखते हैं, बाकी फाइनल सोल्यूशन तो आपको ही निकालना है अपने हालात के अंदर, अपनी सिचुएशन के अंदर जो आप कर रहे हैं। तो फौज भाई, क्या आप पहले कुछ आइडियाज बताना चाहेंगे कि जो पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो वो क्या कर सकता है? जी फौज भाई, पहले आपके सजेशंस लेंगे हम, और फिर मैं भी कुछ बातें रखूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद भाई, आपने मुझे वक्त दिया। जैद भाई देखिए, आज जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग, और ये हम सब इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिक्र खैर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे ये सब बातें चल रही हैं। बट आप और हम एक चीज भूल जाते हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर हर कोई इतना मतलब के रिसोर्सफुल नहीं है, हर किसी के पास इतना एक्सेस टू रिसोर्स नहीं है कि वो एआई को और मशीन लर्निंग को और ऐसी नई टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर सके अपने कामकाज में। बिलफर्ज मान के चलिए कि आज भी ज्यादातर जो हिंदुस्तान है, अगर मैं खासतौर पे हिंदुस्तान की बात करूं, तो वो रूरल एरियाज में रहता है या टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहता है, जो कि जहां से टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत कम है। हम आप बड़े शहरों में बैठ के बात करते हैं, हमको लगता है, दिखता है, इसलिए हम उस पैरामीटर्स पे बात करते हैं। बट नॉर्मली जो रिमोट एरियाज हैं, वहां भी आज तक जो है टेक्नोलॉजी की एक्सेस जो है वो कम है। मोबाइल का पहुंच जाना या इंटरनेट का पहुंच जाना, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन वहां पहुंची है, इसके जरिए टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन वहां पहुंची है। बट अब भी उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आज की डेट में भी रूरल एरियाज में T1 T2 सिटी, सॉरी T2 और T3 सिटीज में ऐसी हतेरों अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि कम पढ़े लिखे लोग जो है, या जो जो किसी वजह से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, वो काम कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद सम ट्रेड्स। मैं शुरू करना चाहूंगा कुछ ट्रेड्स है, जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटिंग वर्क्स हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ काम हो गया। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप कल से अपने हथियार और औजार लेकर के खड़े होकर आपको काम मिल गया। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत एक स्कीम चलती है, सीखो और कमाओ। वहां पर इन्हीं सब ट्रेड पे, इन्हीं सब चीजों पे उनका बहुत वास्ट क्या कहना चाहिए, प्लान है, बहुत वास्ट उनका एक करिकुलम है, जिसमें जो लोग जो किसी वजह से या जो किन वजूहात से पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई से, एजुकेशन से दूर रहे, वहां पर वो चीजों को पहले सीख सकते हैं। वो सर्टिफाइड करेगी, वो जो डिपार्टमेंट है वो सर्टिफाइड करेगा उनको, और फिर वो आराम से उनको काम मिल सकता है। काम की कमी दुनिया में नहीं है, बट आपको थोड़ा सा, जब शुरू में काम आपके पास नहीं है, तो आपको बजाय अपनी शर्तों पे काम करने के, सामने वाले की शर्तों को समझते हुए और कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए काम करना पड़ेगा, तभी आपको काम मिल पाएगा। उसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो पाएगा। मैं बहुत सारी एजेंसीज का आपके सामने नाम रख सकता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक स्कीम है, ये भी इसी तहत है। थोड़ा सा जो एक ऐसा तबका है जो पढ़ाई करा लेकिन वो पढ़ाई छोड़ दिया बीच में, यानी कि उसको थोड़ी बहुत तो लिटरेट है वो, बट वो कोई क्वालिफाइड नहीं है। एजुकेटेड तो है बट क्वालिफाइड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो उनके लिए बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रेड्स में चीजें हैं, आईटीआईज हो गए, पॉलिटेक्निक्स हो गए। इसी तरीके से एक एनसीबीटी करके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल करिकुलम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। फिर इसके बाद जो है एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये इसके हर शहर में तकरीबन तकरीबन आपको सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, अपने शहर का नाम डाल के, एनएसडीसी का जो भी ऑथराइज सेंटर है, ये ट्रिपल पी मॉडल पे चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलते हैं ये सारी चीजें। यानी कि इसमें सारा का सारा करिकुलम तो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का रहता है इसमें। इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, वो इसके पीछे उसका सारा करिकुलम देती है, इसको इंड्यूस करती है। लेकिन ये जो इंप्लीमेंट होता है, ये प्राइवेट बॉडीज के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पर गवर्नमेंट बॉडीज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग भी कुछ ऐसा स्किल हुनर सीखना चाहते हैं, तो वो इन संस्थाओं को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हैं अपने अपने शहरों में। तकरीबन तकरीबन हर शहर में मौजूद है, किसी ना किसी मुख्तलिफ नाम से मौजूद है। वहां से कुछ ना कुछ सीख के और इंशाल्लाह उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके जरिया माश की तरफ जा सकते हैं।
मैंने मनरेगा के बारे में भी बताया, जो बहुत रूरल एरियाज हैं, गांव देहात के एरियाज हैं, वो वहां पर जी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 दिन का जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आपको जो है वहां पर उसके बारे में आपके ग्राम प्रधान से, सरपंच से चीजें मिल सकती है। वहां पर आपको 100 डेज का गारंटीड काम मिलेगा, गारंटीड वर्क मिलेगा। ये रूरल एरियाज की मैं बात बता रहा हूँ। जी इसी तरीके से मैंने आपको ITIs के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में बताया, NCVTs के बारे में बताया, NSDC के बारे में बताया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। इसी तरीके से मैंने ट्रेड्स के बारे में बताया, जिसमें प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन और जी पेंटिंग, कारपेंटर वर्क्स, आर्टिसंस का काम हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ कि सीखो और कमाओ जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके तहत भी उनका एक डिटेल्ड करिकुलम है। इसकी डिटेल आपको अपने इंटरनेट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बजाय इसके कि आप अपना वक्त अपने रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने में जाया करें, आप कैसे न कैसे करके, अगर आपको लिखना भी नहीं आता तो आप उसको स्पीकर पे टैप करके लिख बोल सकते हैं, सीखो और कमाओ स्कीम। आपको दसियों वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, किस तरीके से एनरोल जी करना है अपने आप को, वो सारी चीजें आपको मिल सकती है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सब लोगों से मैं कहूंगा कि फवाज भाई जो सुपर फास्ट स्पीड में जो आप सबके सामने आइडिया रखते हैं, इसे दे आर वर्थ सीइंग कि आप फिर से उसको स्लो स्पीड में 0.75 स्पीड में जरूर देखें और उससे बेनिफिट हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर फवाज भाई। हम ऐसा करेंगे, मैं जो आइडियाज रखना चाहता हूं, मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूं। इमरान खान एक गेस्ट है हमारे, मैं उनको ले रहा हूं और थोड़ी देर बाद मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इमरान खान और 2 गेस्ट 3 गेस्ट को हम लोग लेने के बाद। यस इमरान भाई। शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं नेपाल से बोल रहा हूँ शेख। जैसे कि 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया, तब उसके बाद मैं कुछ 4 साल लगभग फॉरेक्स मार्केट किया। जी तब पता चला कि स्टॉक एक्सचेंज हराम है, तो उसको मैंने क्विट कर दिया। फॉरेक्स और स्टॉक दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी तो अभी और जैसे कि अभी मैं बाहर जाने की प्रोसेस में हूँ, जापान जाने की प्रोसेस में, तभी जी सॉरी आपकी आवाज चली गई इमरान भाई। जैसे फॉरेक्स मार्केट और जैसे वही फॉरेक्स एक्सचेंज ही करता था मैं, करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स तो एक्सचेंज बहुत के सारे अंदर है ना, उलमा का वीडियो भी देखा यूट्यूब में, तब कई सारे उलमा बताते हैं कि इलीगल है, कोई उलमा बताते हैं कि इस्लाम में जायज नहीं है। नहीं नहीं, फॉरेक्स के अंदर अलाउड है, लेकिन कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? नंबर 1, शेख जैसे यूट्यूब में कई सारे उलमा का वीडियो देखा, तब कई स्कॉलर बताते हैं कि ये जायज है, कोई बताते हैं कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो भी बात आपको पूछनी है मैं उसकी डायरेक्ट जी हदीस बता करके और उलमा के फतवों के साथ बता सकता हूं। आपको जो मैं बात फॉरेक्स मार्केट की बोल रहा हूं, आप सुन लो, इसमें कोई बात ना समझ में आए तो बोलो। देखो, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन कुछ रूल्स है। नंबर 1 रूल ये है कि उसके अंदर आप क्रेडिट का काम नहीं कर सकते, क्रेडिट वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेक्स के जी अंदर जो सोने और चांदी का रूल है, ठीक यदन भी यदीन का रूल होता है। सही बुखारी की हदीस है जी जिस बारे में उलमा का फतवा है। उस जमाने में भी हम देखते हैं बाद सहाबा थे जो उस जमाने के दीनार और दिरहम का काम करते थे, हाँ, सर्फ का काम करते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, वो इनकाना यदन भी यदीन, हैंड टू हैंड हो। तो नंबर 1 उसके अंदर क्रेडिट का काम नहीं हो। नंबर 2 जो मार्जिन ट्रेडिंग या जो लेवरेज होती है कि आप लेके गए हो 1 लाख रुपए, लेकिन वो 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग करने देते हैं, वो हलाल नहीं है, वो हराम है। उसके बहुत सारे प्रूफ से मैंने मेरी पावर पॉइंट के अंदर है डिटेल, लेकिन अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तीसरी बात यह है उसके अंदर जो फॉरेक्स ट्रेड के ताल्लुक से, कि उसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये सब का काम नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स का काम नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने पैसे से डॉलर्स खरीदो। जो अभी इंडिया के अंदर तो प्रॉब्लम यह है कि फॉरेक्स के अंदर सिर्फ 4 करेंसीज में डील करना अलाउड है और बेस करेंसी सिर्फ रुपी ले सकते हैं। तो लेकिन शरिया की रूलिंग क्या है वो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो लीगली ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐप्स है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और अक्सर वो बैंड ऐप्स होते हैं, हाँ, और उसके अंदर बहुत सारे यानी चीटिंग वाले काम होते हैं। लेकिन शरिया की रूलिंग क्या है, इंडिया के अंदर तो 4 करेंसीज में डील कर सकते हैं आप। बेस करेंसी रुपी होगी, बाकी डॉलर है, यूरो है और पाउंड है और येन है। सिर्फ 4 करेंसीज में डील कर सकते हैं लीगली। और बाकी कुछ ही एप्स है जिसको, कुछ ही वेबसाइट्स है जिसके जरिए अलाउड है। बाकी वो बैंड वेबसाइट्स की लिस्ट देख लेना चाहिए कि बैंड वेबसाइट्स के जरिए काम ना करें अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पर जनरली ये है कि अगर आप अपने पैसों से आप अपना डॉलर्स लेके रखे हो जितना अलाउड है लीगल लिमिट्स के अंदर, कानून के तहत रहकर,
और फिर उसको सेल कर रहे हो, उसका भाव बढ़ गया कर रहे हो, तो वो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर स्कॉलर्स के फतवे देखिए, सीनियर स्कॉलर्स के जो फतवे है फॉरेक्स के ताल्लुक से, उन्होंने अलाउ किया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग टोटली हराम नहीं है, जो रूल्स के तहत है वो हलाल है। तब हाँ, commodity में मैंने भी बहुत रिसर्च किया, किसी में है कि परमिसिबल है इस्लाम में, किसी में दिखा रहा है कि आप ऐसा करिए, लिख के भेजिए। आपकी आवाज चली जा रही है बीच में, ठीक है। चलिए एक और गेस्ट को ले लेते हैं, बद्र HQ KQ। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में किया है मैंने, बीकॉम से, और मैं कॉमर्स फील्ड में ही था। मतलब लाइक थोड़ा टाइम मैंने अकाउंट्स में किया, अकाउंट्स के फील्ड में किया, लेकिन मुझे मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मैंने फिर कुछ छोटे मोटे टास्क किए, जिससे मतलब थोड़े बहुत पैसे जमा किए, और मतलब मैं करना चाहता था बिजनेस, लेकिन कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा। आप कुछ राय दे सकते हैं मुझे? क्योंकि मैं सोच रहा था कोई टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन उसका मुझे प्रायर नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ऐसा है जो आप बता सके मुझे या गाइड कर सके? आपकी फैमिली में कोई बिजनेस हो रहा है? कोई आपके फैमिली में बिजनेसमैन है या कोई है जो बिजनेस कर रहे हैं आपकी फैमिली में? हाँ, एक्चुअली मैं फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड मेरा जो है वो आयरन एंड स्टील है। मतलब लोखंड के हम व्यापारी हैं। एक्चुअली मेरा जो पूरा खानदान है वो लोखंड में ही काम करता है। पर ऐसा है कि थोड़ा बिजनेस मतलब बिजनेस के रिलेटेड की वजह से हमारे फैमिलीज में मतलब रिलेशन इश्यूज है, जिस वजह से मैं उनके साथ में जुड़ नहीं पाया या जुड़ने की कोशिश किया, लेकिन जम नहीं पाया। मैंने कहा आपसे कि इससे पहले भी मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं, वो यही काम थे कि कभी चाचा के पास रहा, और चाचा के पास मैंने लोखंड का लाइन सीखा, पर मुझे समझ नहीं आया उस चीज के अंदर। तो यू कैन से मैंने उस चीज से थोड़ा दूरी इख्तियार कर ली रिलेशन की वजह से। तो और थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, जैसे कि GST नंबर, और खुद की दुकान होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों में कैपिटलाइजेशन मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने उसको लेफ्ट कर दिया। ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत पते की बात बोल रहा हूँ। कोई चीज जो नॉलेज होती है ना कोई बिजनेस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको जो फैमिली बिजनेस ना, वो नॉलेज आपको रेडीमेड मिल रही है। हाँ, जो आपको इनहेरिटेड तौर पे मिल रही है। और वो चीज जो आपके फैमिली में बिजनेस है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके उसका एक ऑफशूट करते, उसमें से कोई एक ब्रांच आउट करते, उसमें से कोई एक डिवीजन लेके करते, तो वो अच्छी आइडिया थी। फौज भाई, आप जो इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कंसर्न वगैरह लीगल कंसर्न्स बताया, और भी कोई मशवरा आप पहले दीजिए, फिर मैं भी कुछ और आइडियाज देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे केस में जहाँ पर जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, बिजनेस हमेशा बेस करता है ज्योग्राफी पे। मैं इसको ऐसा करके लेकर के चलता हूँ कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जिस एरिया से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पर किस चीज़ की स्कार्सिटी है, किस चीज़ की डिमांड है, आप उसे बाहर से ला करके पूरा करिए, ये बिज़नेस है, ठीक है? आपका एरिया किस चीज़ में रिच है, रिसोर्स रिच किस चीज़ में है? जैसे आपने बताया आप लोखंड का काम करते हैं, आयरन स्टील में आप हैं, तो गालिबन आपकी हो सकता है आपका ताल्लुक झारखंड से, जमशेदनगर, टाटानगर से हो। मेबी मतलब मैं अंदाज़े से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आपका या जो भी है आपका, बहरहाल आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ मुझे मालूम चलती है कि आपकी फैमिली बिज़नेस है। ये चलिए थोड़ी इसको भी छोड़िए। आपका एरिया किस चीज़ में रिसोर्स रिच है? क्या चीज़ आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होती है नेचुरल रिसोर्स में? आप इसको यहाँ से उठा करके असल ऐसी में जगह मैं पे आप बेचिए। जी, जी, सॉरी, आप मैंने इसको आपको म्यूट कर अपने से उठा के और ऐसी जगह पे आप उसको सप्लाई कीजिए जहाँ पर वो चीज़ की स्कार्सिटी है, जिस चीज़ की कमी है। तो इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। जहाँ तक रही कंप्लायंसेस की बात, जीएसटी की बात, आज के दौर में भाई दुकान होना ज़रूरी नहीं है, आप घर से काम कर सकते हो। जीएसटी नंबर आपको घर के पते पे मिल सकता है, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस का वैलिड प्रूफ होना चाहिए, और कोई ना कोई आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक फोटो हो गया। तो वो भी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतना बड़ा बड़ा टास्क नहीं है कि उसकी वजह से बिज़नेस नहीं किया जाए, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको 2 रूल बताए हैं कि जिस चीज़ की आपके यहाँ स्कार्सिटी हो, बाहर से ला करके अपने बेचो, या जो चीज़ में आपकी जगह जो है, आपका एरिया जो है वो रिसोर्स रिच हो, यहाँ से उठाओ और वहाँ से सप्लाई करो जहाँ पर वो चीज़ की स्कार्सिटी है। इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। जी बद्र भाई, आप कुछ बोल रहे थे? थैंक यू सर। हाँ, असल में मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मतलब मुंबई के बाजू में जो सिटी है वो थाने है। मैं थाने से बिलोंग करता हूँ, और रिगार्डिंग स्केर्सिटी अभी तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है।
और मेरा जो घर है वो मेरे अब्बा के नाम पे है, और मेरे मॉम अम्मी और अब्बू का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से मैं क्या उसके बाद भी मैं मतलब अपने घर को रजिस्ट्रेशन पे रख के अपना वो एड्रेस को रजिस्टर कर सकता हूँ, मतलब भाई इस बिल्कुल लाइक कर थोड़ा सकते हैं। सा। अगर अगर घर कर सकते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो बहुत सारी आज की डेट में वर्चुअल स्पेसेस आपको मिल जाते हैं किराए पे, भाड़े पे, 1,000-2,000 रुपए महीने में ओके। मिल जाते हैं कोवर्किंग स्पेसेस जो होते हैं। मुंबई में खास तौर पे हैं, दिल्ली में खास तौर पे हैं, ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि 91 स्प्रिंग बोर्ड करके कंपनी है, ऑफिस करके कंपनी है। ये भाड़े पे आपको वर्चुअल ऑफिस स्पेसेस दे देते हैं, वर्चुअल डेस्क दे देते हैं। आप वहां चाहे तो आप वहां जाकर के मीटिंग भी कर सकते हैं, कुछ पैसा देके आवरली बेसिस का रेंट वो लोग आपसे बहुत नॉमिनल से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपके एड्रेस आपके जो है जो ये प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी इस तरीके से, अगर आप घर के लेकिन पते पे क्या नहीं कराना फादर चाहते। अगर एनओसी दे दे तो क्या बेटा अपने नाम पे नहीं ले सकता है वहां पे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना? तो अगर फादर से एनओसी मिल जाए तो बेटा अपना खुद का जीएसटी नंबर घर के एड्रेस पे निकाल सकता है। आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो निकाल सकता है। जो ओनर है, फ्लैट के जो ओनर है, जगह के ओनर है, वो अगर एनओसी दे देते हैं तो आपका हो जाएगा, जीएसटी नंबर तो निकल जाएगा। लेकिन फौज भाई ने बताया ना कि जीएसटी नंबर और ये सब चीज की वजह से काम रुके, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। चलो अभी मैं आपको आइडिया ये बता रहा हूं कि अगर मान लो जैसे मिसाल के तौर पे आपने आयरन एंड स्टील की बात बताई, या कोई भी मिसाल, मैं सजेशन ये दूंगा कि जो घर में नॉलेज मिल जाती है ना, कि बाहर ठोकर खा के सीखने में सीख जाएंगे। स्टार्टअप्स भी होते हैं, आप नई चीज स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चैलेंज ज्यादा है। जो आपको कुछ एक्सपर्टीज और कुछ नॉलेज जो घर से मिल रही है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप उसके अंदर अपने तौर पर कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं कि भाई आप कैसे इसके अंदर उसको मॉडर्न चीज तरीके से कैसे मार्केट में एंटर हो सकते हैं, क्या चीजें हैं जो डिजिटल तरीके से आज जो डिजिटल मार्केट्स है उसके अंदर कैसे आप यूज कर सकते हैं, कौन सी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स कैसे करते हैं, और इनोवेशन क्या करते हैं आप। यानी आप अपने तौर पर ट्रेडिंग का जो बिजनेस है कैसे उसके अंदर आप उसको आगे ले आ सकते हैं, ये एक आइडिया होगी, ठीक है। बाकी आप अदरवाइज फिजिबिलिटी देखिए, कौन से हलाल बिजनेसेस है, कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं। देखिए याद रखिए कि जो बिजनेस में चल रहा है और जहां पे आपको जैसे फॉर्ड में बता रहे थे डिमांड एंड सप्लाई के एतबार से आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे चांस है मार्केट में, तो वहां पर ऐसी चीज में आप अपने कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो क्या मतलब मुझे उस एक न्यू फील्ड में जहाँ जिस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है उसमें मुझे जाना चाहिए, या फिर मुझे आयरन एंड स्टील को ही पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए, या उसमें ही नॉलेज गेन करना चाहिए जो मेरा फैमिली बिजनेस है? क्योंकि आई थिंक जैसा आपने कहा, मुझे मेरे फैमिली बिजनेस के थ्रू नॉलेज तो मतलब बोलते ना कि बना बनाया पका पका, अगर मैं उसको पूछूं मेरे फैमिलीज को तो वो मुझे नॉलेज दे सकते हैं। और टेक्सटाइल में अगर मैं डायरेक्टली उतर जाऊं तो मुझे मतलब ठोकर खा के इधर उधर यहाँ वहां जाकर मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो आपकी राय इस चीज में क्या रहेगी मेरे लिए? फौज भाई, आपका देखिए, आपका पास आयरन स्टील का एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा मुझे लगता है कि आपके पास होगा, क्योंकि आपका फैमिली बिजनेस है और आपका फैमिली के कई लोग उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इतना हाथ पैर मारने की इस फील्ड में तो जरूरत नहीं है। जहां तक बात रही टेक्सटाइल बिजनेस की, मैं भाई सजेस्ट आपको ये करूंगा कि कम से कम 1 साल आप, आपके बाजू में भिवंडी है, ठीक है, वहां पर बहुत बड़ा टेक्सटाइल का काम है, मुंबई में तो मशहूर है, भिवंडी में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम है वहां पर। आप जाइए वहां पर और आप 1 साल कम से कम, आप पढ़े लिखे आदमी है, ग्रेजुएट आदमी है, आप 1 साल कम से कम सुपरवाइजर लेवल पे या मैनेजरियल लेवल पे आप वहां पर जॉब करिए। उससे क्या फायदा मिलेगा भाई आपको, आपको जो है वो इन एंड आउट सब चीजें पता चल जाएंगी, किस तरीके से एक मिल चलता है, किस तरीके से एक कारखाना चलता है या फैक्ट्री चलती है, किस तरीके से लेबर को मैनेज किया जा रहा है, कहाँ से सोर्सिंग हो रही है, क्या मटेरियल सोर्स किया जा रहा है, क्या प्रोडक्शन, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहाँ पर बेचा जा रहा है, अगर एक्सपोर्ट करा जा रहा है तो किन कंट्रीज को करा जा रहा है, अगर डोमेस्टिक सेल्स है तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को सेल्स करी जा रही है, कौन कौन से शहरों को सेल्स करी जा रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ बायर्स लोकेटेड हैं, क्या लॉजिस्टिक्स का काम है। तो ये आपको आराम से कैसे लेवल पे, जब आप एक मैनेजरियल लेवल पे काम करोगे, आपको ये सारी चीजों की जानकारी 1 साल के अंदर, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो और अल्लाह का शुक्र आपके अंदर है काबिलियत, स्किलफुल अगर आप हो, आप थोड़ा दिमाग चलाना जानते हो अपना, तो आप इस सब चीजों की जानकारी हासिल कर सकते हो। 1 साल की जब आपने जॉब कर लिया वहां पर, और सैलरी पे मतलब किसी के भी जाओ तो बोलो कि सैलरी मेरे लिए कोई कोई मसला नहीं है, मेरे लिए कोई बार नहीं है। आपको अगर सीखना है तो भाई आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी वो अगला अगला जो पर्सन है आपको अपने जो है वो हायर करेगा, आपको अपने काम पे रखेगा, ठीक है। आपका मेन टारगेट ये है कि आप चीजों को सीखो, जब आप सीख लोगे, और 1 साल इज मोर देन एनफ, ठीक है ना। आप फिर उसमें देखो कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है कारोबार की, ठीक है, और प्लस ये जो आपने एक्वायर्ड नॉलेज की है एक नए कारोबार की, दोनों मिक्स अप करके आप फिर इंशाल्लाह उसको नए सिरे से स्टार्ट करोगे। अल्लाह चाहेगा तो बिल्कुल आपको जरूर
कामयाबी मिलेगी इस चीज में। मतलब क्या है ना बद्र भाई, फौज भाई ने जो बात बोली इसका बेसिक ये है ना नॉलेज, कि जो चीज करो ऐसे ही जम नहीं मारो, उसके बारे में सीख के जम मारो। सब लोग बात है कि डायरेक्ट कुछ लोग जो डायरेक्ट कूद पड़ते हैं और उसके अंदर सीखते भी है, ठोकर भी खाते हैं, लॉसेस भी करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर गलतियों से सीखने का वक्त कई बार बचता नहीं है और डूब जाते हैं उसके अंदर। ऐसे में कैसे अपना फेलियर का चांस कम कर दें, कैसे सक्सेस का चांस बढ़ाएं नॉलेज के जरिए। और इल्म की अहमियत तो हमारे दीन में पहले से है, इल्म नाफिया। अच्छा, जहां तक आप अगर अपने फैमिली बिजनेस की बात करें तो मैं कुछ सजेशन दूंगा कि फैमिली बिजनेस के अंदर अगर आप आयरन स्टील ट्रेडिंग का जो बिजनेस है तो कैसे आप बेटर डील्स हासिल कर सकते हो, कि जैसे मिसाल के तौर पर बेटर प्राइसिंग, हाँ कैसे आप बेटर डील कर सकते हो, सप्लायर्स जो होते हैं उसमें से कौन से अच्छे सप्लायर को हासिल कर सकते हो, इन्वेंट्री, जैसे आपने कहा आपके पास कैपिटल का इशू है और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये ट्रेडिंग की, तो अब आप इन्वेंट्री कैसे सही मेंटेन कर सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई मैच हो जाए, जैसे जस्ट इन टाइम टाइप की इन्वेंट्री होती है। हाँ, फिर कस्टमर रिलेशनशिप में आप इंप्रूव कर सकते हो कि आपके कस्टमर में कैसे आप उनके साथ रिलेशन बेटर कर सकते हो, कस्टमर बेस को एक्सपांड कर सकते हो, या जैसे हम लोगों ने कई बार बताया है कि कोई निश मार्केट कर सकते हो। निश मतलब पूरे हर चीज में वहां ट्रेड करो, कोई खास चीज फील्ड के ना स्पेशलाइज कर दो। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन फर्म्स को आप सप्लाई कर रहे हो, या छोटे मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहे हो, या फैब्रिकेशन वालों को सप्लाई कर रहे हो, या उनकी जो नीड्स के हिसाब से टेलर मेड कर रहे हो। मतलब कोई निश पे फोकस करो, उस निश से क्या होगा, आप उस चीज के अंदर शाइन हो सकते हो। भले ही आप बाकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो लेकिन एक चीज में शाइन कर जाओ। और आजकल तो हम देखते हैं कि न्यू जनरेशन की क्या खास बात है जो ओल्ड जनरेशन के पास कई बार नहीं होती है, वो है कि ये ऑनलाइन लिटरेसी ज्यादा होती है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे आप कर सकते हो उसके अंदर, हाँ अपने तौर पर। और लोकल तौर पे नेटवर्किंग करना, कभी अगर हो सकता है आपके सोशल रिलेशन अच्छे हैं, आपके अंदर प्रेजेंटेशन अच्छा है, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो देखो, हाँ फैमिली की नॉलेज पूरी लो और अपनी स्ट्रेंथ को ऐड करके नेक्स्ट लेवल तक ले आने की कोशिश करो। हाँ, नेक्स्ट लेवल तक, जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एप्स होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जो अभी तक पिछली जनरेशन वाले अपग्रेड नहीं किए होते, अपने आप को अपडेट नहीं किए होते, आप अपने अपडेटेड तौर पे आ सकते हो। मतलब आप अपनी नॉलेज को कंबाइन कर सकते हो उनकी नॉलेज के साथ में, अपने जज्बे को फ्रेश माइंड से आप आ रहे हैं। हाँ, और डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, ई कॉमर्स का जमाना है, ई कॉमर्स के जो B2B वाले प्लेटफॉर्म्स है, जाओ देखो, एक्सप्लोर करो। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया वगैरह जितने सारे हैं ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस वाले, जाके आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के जरिए क्या है, मार्केट ट्रेंड्स कैसे है, आजकल क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या है, हाँ कौन सी चीजें आजकल चल रही है, वो सब सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट आप कैसे मैनेज करोगे, अगर कोई इन्वेस्टर को आप ला सकते हो जो अपना आपका पहले कुछ परफॉर्मेंस लाओ, परफॉर्मेंस ला करके कुछ इन्वेस्टर ले सकते हो, कुछ चीजें हैं। और जो भी चीज करना अमानतदारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, अल्लाह की मदद मांगकर, तवक्कुल के साथ, अल्लाह रास्ता खोलेगा, अल्लाह ताला रास्ता खोलने वाला है। हाँ ठीक है, ये कुछ सजेशंस थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी गेस्ट तो वेट कर रहे हैं, हम लोग एक और गेस्ट को लेकर फिर मैं कुछ जो मेन टॉपिक है मेरा आज का, उसके ऊपर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जी महीन भाई या बहन, जो भी नाम है, नाम से नहीं मालूम पड़ रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख, आई डिजिटल प्रीन्योर एक कंपनी है, बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं बिजनेस के लिए। उससे कोर्सेस है, पे करके कोर्सेस करना है, तो वो करने के बाद में मतलब डेनिंग 5000 14। आपकी आवाज चली गई। आई डिजिटल प्रीन्योर एक कंपनी है, तो उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जी, नेटवर्क मार्केटिंग है ना ये शायद आपका। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये आई डिजिटल चलिए फौज भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं, पहले बता दीजिए, मैं जरा इसको कंफर्म कर लेता हूं। बेसिकली असल में ये एक डिस्गाइज फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो पिरामिड स्कीम्स हैं और ये सब जो पॉन्जी स्कीम्स हैं ये अपने नाम से नहीं चल सकती। तो इन्होंने क्या किया इन कंपनीज ने, इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ कोर्सेज इन्होंने ऐड कर लिया। और ये इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, ये कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा एक बूम अप हुआ है इस चीज में। ये डायरेक्टली कैन नॉट कम इनटू द फाइनेंस पार्ट कि आप 2 लोग को जोड़ो, 3 लोग को जोड़ो। व्हाट दे डू इज राइट नाउ कि वो कोर्सेज बेचते हैं। और इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं कि हम आपको कोर्स सिखाएंगे, फिर आपको एक कोर्स फर्दर बेचना भी है, सिखाना भी है, और जितने लोग आप जोड़ते रहेंगे उतने का आपको कमीशन मिलता रहेगा। मतलब स्ट्रक्चर इज द सेम,
ठीक है, बट जी इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मनी वाला जो पार्ट है, उसमें ये तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा या कोई सर्विस मिलेगी, कोई कोर्स मिलेगा। सो दिस जी इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इन शॉर्ट, है ना? हाँ जी जी तो जी 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 ठीक है। फौज भाई, आप क्या बोलते हो इस चीज के बारे में? जैद भाई, इसमें असल में चांसेस, मैं अगर दुनिया में एंगल से बात करूं तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब हाँ, से एक आध दुनियावी एंगल आदमी से बात करें, जी 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 सक्सेसफुल जो है वो हो जाता है एक आध आदमी, ठीक है, बट जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, उनका सक्सेस रेट जो है वो ना के बराबर रहता है। भाई सबको आप ना- सबका खून चूस के अगर आप जो है सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके जितने जितने नीचे डाउनलाइन वाले लोग हैं उन सबका खून चूस के अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो इस तरीके से आपने मतलब कुछ ना कुछ इसको इतना हाइप कर दिया इस चीज को कि मेरा ही जो प्रोडक्ट है दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको ही कंज्यूम करना पड़ेगा। एक्चुअली यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, यू आर मेकिंग मेंबर्स टू पीपल टू जॉइन योर ग्रुप, ठीक है ना। वो जो आएंगे वो ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट खरीदेंगे आपसे, ओवर प्राइस प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो है जो पैसा आएगा उसमें से आपका कमीशन जो है वो सेट आउट हो जाएगा। ये तो मैं समझा हूँ इस चीज को, जहां तक जितना मैं इसको डील किया हूँ और मैं समझा हूँ इस चीज को। तो इस तरीके से वहां पर प्रोडक्ट की जगह वो कोर्सेज आ गए हैं। अब कोर्सेज बेसिक कोर्सेज है, वो कंप्यूटर कोर्सेज है, उसको हाइप करके 5,000 10,000 रुपए में बेचना, और ऐसे लोगों को बेचना में फिर उनको बोला कि आप फर्दर इसको जब तक बेचोगे नहीं तब तक जो है वो आपको मिलेगा नहीं, और ये हलाल हो जाएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ऐसे करके वो करते हैं। तो प्योरली एमएलएम है और कुछ नहीं है। चांसेस सबके सक्सेस होने के बहुत कम रहते हैं, सिर्फ एक या दो लोग इसमें जो है वो खून चूस करके नीचे वालों का सक्सेसफुल हो जाते हैं, जहां तक मैं इसको समझाऊं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये मैं इस अच्छा, बहन आ गई हैं फिर से। जी बहन, आपने सवाल मुकम्मल कर लिया था अपना, या कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी शेख, मेरा सवाल ये था कि वो जो आई डिजिटल प्रीन्यूअर में जो सब लोग जुड़े हुए हैं तो सभी सक्सेसफुल है, मतलब वो क्या उसमें पर्दा करने का ही है, अपना फोटो मतलब प्रोफाइल बनाना रहता है, पर्दे में ही फोटो पोस्ट करना रहता है, तो सभी मतलब जुड़े हुए हैं, तो वो करना सही है या गलत है, पूछना था। ठीक है, इसमें मेन सवाल जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है। जो जैसे इसके बारे में अगर आप देखोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ फतवे हैं, जैसे आप सऊदी की जो सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है उनका फतवा है, हाँ, कि जिसके अंदर ये टाइप की जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उन्होंने पिरामिड स्कीम है, सबको हराम बताया। और कई सारे फतवे हैं, जैसे आप सूडान, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सबकी जो फतवा कमिटीज है उनके भी फतवे इसके खिलाफ है। तो यहाँ क्या होता था पहले, जो होता था, क्या होता था पहले, सिर्फ पैसे होते थे, पैसे पे पैसा, मनी चेंज होता था। और पिरामिड स्कीम्स जो होती थी उसके अंदर क्या होता था कि आप ज्वाइन करो, 5,000 रुपए दो, फिर आप लाओ, हर आदमी को ला रहे हो उस पर 2-2 हजार आपको मिलता जाएगा, और जो हर जितने लोगों को लाओगे 2-2 हजार मिलता जाएगा। ऐसे टाइप की अलग अलग स्कीम्स होती थी। लेकिन ये स्कीम्स के ना वो लोग पैसे ले लेके भाग जाते थे, बाद में एक टाइम पे आके कोलैप्स हो जाती थी मनी स्कीम, क्योंकि हर कोई जुड़ने वाला मिलता नहीं, एक टाइम पे जाके सैचुरेट हो जाता था पिरामिड। तो फिर इसके अंदर क्या किया इन्होंने, नेटवर्क मार्केटिंग के ताल्लुक से लाए, और आज इसकी बेदारी इतनी बढ़ गई है, सब लोग यानी कॉमनली लेने अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। आपको एमएलएम के खिलाफ कई सारी वीडियोस मिलेगी, मेरी खुद की भी पुरानी वीडियो इस टॉपिक पे आप देख सकते हैं, 7 साल पुरानी। लेकिन मेन चीज क्या है कि ये जो स्कीम्स है, पिरामिड स्कीम्स जो होती है, इसके अंदर इतनी सारी स्कीम्स, जो 4,000 के करीब स्कीम्स मिली है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर इंडिया में 4,000 के करीब स्कीम्स मिली है। और अगर आप जाकर के देखोगे 4,200 के करीब ये इस टाइप की स्कैम कंपनीज मिलती है। अब इसके अंदर क्या है मामला कि मेनली जो एक आदमी आपको जैसे कोर्स के लिए किसी और को ज्वाइन कराना है, हाँ, फिर वो उसको उनको औरों को ज्वाइन कराना है, लास्ट में जाकर कुछ लोग होते हैं जो नहीं मिलते हैं। अब कुछ एमएलएम कंपनीज ओपनिंग किट कंपलसरी करती है, जो आप कोर्स वाला बोल रहे हैं वो कोर्स को कंपलसरी करते हैं, हाँ। और ये कंपलसरी मनी चेन, जो मनी चेन के अंदर पैसे देना पड़ता था, यहाँ पे कंपलसरी ओपनिंग किट या कंपलसरी कोर्स इस टाइप का कुछ लेना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये पिरामिड स्कीम्स तो कई कंट्रीज में इलीगल है, लेकिन एमएलएम के नाम में जब ये आती है तो एक प्रोडक्ट के नाम में आती है, तो एक मामला छुपा हुआ रहता है। तो एक मिसाल के जरिए देखते हैं, सोचो कि कोई कहे कि आपको ये घर बिल्डिंग में लेना है, हाँ, फ्लैट, अगर आपको बेचना है किसी को तो खुद खरीदना भी पड़ेगा। तो कोई एजेंट बोलेगा अरे मैं बेचने तैयार हूं, कमीशन ले लूंगा अपना, खरीदना पड़ेगा क्यों, बेचने के लिए खरीदना क्यों पड़ेगा। तो यहां पे यही मामला है कि ये सारी चीजों के अंदर इसके अंदर खरीदना पड़ता है खुद। आप खुद खरीदे बगैर बेच सकते हो क्या बहन, बताओ, कोर्स खरीदे बगैर बेच सकते हो? नहीं शेख, है ना, खुद खरीदना कंपलसरी होता है। मतलब वो कोर्स अब जी शेख, वो कोर्स पे करके बैठना है, उसके बाद में वो जो लोग वर्क देते हैं, टाइपिंग और ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना उनके प्रोडक्ट्स का, वही वर्क है उसका, और दूसरा वर्क नहीं है।
वर्क करने के बाद में अर्निंग होती है। हाँ, लेकिन कैसा है बहन कि मान के भाई एडिटर जी, तो जैसे आप देखोगे कि मान लो कि आपको बेचना है, आप बेचो ना। सवाल क्या होता, कोई अगर जेन्युइन प्रोडक्ट होता तो बेचने के लिए अलग बात है। ये प्रोडक्ट चलता ही है बायर की वजह से, यानी कि ये जो कंपलसरी खरीदना ही पड़ता है हर किसी को बेचने के लिए, बेचने की लालच से उनको खरीदना पड़ता है कंपलसरी वो कोर्स। तो ये जो होता है वो कोर्स खुद ऐसे नहीं खरीदेंगे, वो बेचने के उनको वो जो मिलता है कि भाई हर पर्सन को तुम बेचोगे तुम्हें मिलेगा। वो ये ऐसी बात है जो मैंने आपको बताया ना, बिल्डिंग में अगर कोई एजेंट से कहा जाए कि तुम्हें फ्लैट बेचना है तो खरीदना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है, ये चीज होती नहीं है रियल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके अंदर जो मामला जो होता है, असल जो इसका मकसद क्या होता है, ये एक मनी चेन है, वो नेम सेक होता है, वो कोर्स नेम सेक है। लोग कोर्स के लिए नहीं जुड़ते हैं, वो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम में जुड़ते हैं। हाँ, कंटिन्यूसली, और इसके अंदर कंटिन्यूस चाहिए। नॉर्मल बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक बार अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली अपॉइंट होते रहना है। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके लेवल्स होते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक सैचुरेशन का प्रॉब्लम है, मतलब कि लास्ट लेवल पे जुड़ने वाले लोग मिलते नहीं है, लास्ट में जाकर लास्ट लेवल में जुड़ने वाले लोग मिलते नहीं है। ऊपर वालों को फिर नीचे वालों का ही पैसा मिल रहा होता है हकीकत में। हाँ, नीचे वालों का ही मिल रहा होता है। अगर आप ये इस चार्ट से समझो तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मान लो कि अगर ये आपके नीचे डाउनलाइन, उनके नीचे डाउनलाइन, अगर 6-6 का चार्ट चलता, जैसे फर्स्ट लेवल पे 6 के नीचे और 6 यानी 36 के नीचे 6 यानी 216, उसके नीचे 6 यानी 1296। 13 लेवल पे पहुंचते हैं ना तो आपको 13 बिलियन चाहिए। 13 बिलियन यानी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, आपको 13 बिलियन लोग चाहिए। उतने बिलियन है ही नहीं लोग दुनिया में, 13 लेवल। तो यहाँ पे आके तो कोलैप्स होना ही होना है। तो सैचुरेशन यहाँ पे इतना दूर तक भी बात नहीं जाती है, 13 लेवल। हाँ, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन आप देख रहे हैं। अब इसमें कैसा होता है कि ये जो स्कीम्स है अगर 10 लेवल तक भी पहुंच जाए तो लास्ट 3 लेवल वालों का पूरा लॉस हुआ है, यानी 87% लोगों का लॉस हुआ है। ऊपर वालों का फायदा हुआ, नीचे वालों का लॉस हुआ। ये ऐसा मामला है। यानी तो जैसे आप ये चीज से देखो, ऊपर के जो लेवल वाले लोग होते हैं उनका फायदा होता है, नीचे वालों का सबका लॉस होता है। सैचुरेशन का प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो स्कीम्स है इसी वजह से सैचुरेट होती है, फिर जाकर नाम चेंज करके वो चेंज करके चीजों के हिसाब से आती है। ये इस चार्ट से देखो कि जो दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन में भी कितने सारे तो बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ देना होगा हमें। तो पूरी दुनिया बोले दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन हकीकत में दुनिया के बच्चों को छोड़ दो। दुनिया में गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। ये देखो, ये यूएन की रिपोर्ट है कि 80 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। ये कहाँ बन सकते हैं मेंबर। और आगे अब देखोगे कि एक आदमी, एवरेज आदमी कितने लोगों को जानता है। आप जैसे एवरेज जो है ना 20 लोगों को जानता है, एवरेज करीबी पर्सनल तौर पर अच्छे से 20 लोगों को जानता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्यादा लोगों, 150 लोगों को जाने, लेकिन एवरेज आदमी 20 लोगों को जानता है। अब 20 लोगों में से थोड़े दिनों में सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जाके वो चीज जाके सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल होने लगती है। आप यहां तक देखोगे, जो फौज भाई ने कहा ना बहुत कम लोग पास होते हैं, ये देखिए एक रिपोर्ट है जॉन एम टेलर की। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 99.96% लोग फेल होते हैं। 99.96%। उन्होंने कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स का जायजा लेकर ये रिपोर्ट तैयार की, और ये द केस फॉर एंड अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग। बल्कि यहां तक कि गैम्बलिंग में भी इससे ज्यादा लोग कामयाब होते हैं, गैम्बलिंग से भी ज्यादा लोग नाकाम होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। ये रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ftc.gov ये वेबसाइट है, और देख सकते हैं इन्होंने 350 MLMs को देखने के बाद ये इन्होंने बताया। हाँ, ठीक है। तो ये चंद प्रॉब्लम्स मैंने बताया, इसकी वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगी। मैं सजेस्ट करता हूं इससे बाहर निकलो, और ये लोगों को जैसे एक तरह से फंसाने वाला बिजनेस है। और आपको नहीं बोल रहा हूं, आपकी नियत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये मॉडल ही ऐसा है। ये मॉडल जाके 13वें लेवल पे जाके कोलैप्स होना ही होना है, सैचुरेट होना ही होना है। हाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बात वाज़ेह हुई इंशाल्लाह। नहीं, आप और एक सवाल करूं? जी बताएं। और जो आपने हिजाब वाली बात बोली ना, ये मॉडल ही बिजनेस का सही नहीं है। हिजाब की टॉपिक तो बाद में, मतलब जरूरत ही नहीं है, हिजाब की बात ही नहीं है यहाँ पे, तो बिजनेस मॉडल ही सही नहीं है। हाँ, जो इंस्टाग्राम पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मतलब टू मेक बिजनेस साउंड हलाल, नॉट टू मेक बिजनेस हलाल बट टू मेक बिजनेस साउंड हलाल। वो ये कहते हैं कि जी मतलब आपका पेज जो है वो हिजाब में ही रहना चाहिए, और देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द अमंग द जेंडर्स, यू नो। तो इस तरीके से वो ऐसे कुछ पॉइंट्स लेकर के आते हैं टू मेक दिस रिफ्लेक्ट दैट दिस इज समथिंग हलाल गोइंग ऑन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट।
तो ये भी एक तरीके से मार्केटिंग का इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। उस एंगल से। जी बहन, आपका क्या कह रही थी? जी शेख, जज़ाकल्लाह। शेख, एडवोकेट फवाज आरिफ शेख से बात करना था, मतलब एडवोकेट के रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं, बोलिए, इसलिए तो बैठे हैं ना यहाँ। शेख, लड़की के लिए एडवोकेट बनना सही है या गलत? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें कि आप एक लीगल एड बन करके काम कर सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं माशरे में जिनके पास पहुंचने, मतलब जिनके पास लीगल एक्सेस नहीं है, खास तौर पे अगर जो वुमेन क्लास है और जो कि आम तौर पे मतलब बड़ी ही क्या कहना चाहिए, बदकिस्मती से उनको वो चीजें अवेलेबल नहीं है या उनके साथ वो जुल्म होते हैं, ठीक है ना, या कुछ सोशल इश्यूज हैं, उस पर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं लीगल एड बन के। तो बाकी इस पे दीनी एंगल से ज़ैद भाई इस पे इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। देखिए, दीनी एंगल से आपको ये बात का ख्याल रखना है कि कोई भी करियर में आप मेहनत करो, कोशिश करो, और फिर लास्ट में जाके पता चले कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज है, तो वो चीज में एहतियात रखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एडवोकेट के जैसे कुछ नीड्स, तो फवाज भाई ने बताया कि औरतें होती है, बाज औरतों को औरतों से डील करना पड़े तो उसमें उनके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि ऐसे मर्दों से डील करें। और मर्दों में ऐसे रॉन्ग लोग भी होते हैं जो हो सकता है कोई चीज में कोई किसी मजबूर औरत का गलत फायदा उठा सकते हैं, या उसकी तकलीफ के अंदर और ज्यादा यानी मजबूर लोगों का कुछ फायदा उठाने वाले लोग भी होते हैं। तो उसमें एक लेडी हो तो अच्छा होगा एक एंगल से। लेकिन मैं इस बारे में उलमा ने क्या फतवा दिया है मेरे पास रेडी नहीं है, तो देख करके उन्होंने क्या फतवा दिया वो देखना होगा। जनरल उसूल के एतबार से अगर आप देखो कि जहां पर मर्दों और औरतों का इंटरमिंगलिंग होनी है, जैसे मैं आपको एक कायदा बता दूं कि कोई जगह है जहां सब मर्द हजरात काम करते हैं, वहां पे कोई लेडी आ जाए काम करने के लिए तो गलत है, और कोई जगह है जहां सब लेडीज काम कर रहे हैं, वहां पे कोई मर्द आ गया काम करने के लिए तो उसका आना गलत है वहां पर। मतलब कि जहां पर मिक्सिंग होने वाली है वहां पर जाना नहीं चाहिए। ये एक इस्लामी शरीयत का जो कायदा है वो कायदा हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप वो देखिए, और आपको ये भी देखना है जैसे अल्लाह अला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, सुनन अबू दाऊद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द और औरत कहीं अकेले होते हैं तो तीसरा वहां पे शैतान होता है। तो ऐसा ना हो कि वो लेडी काम कर रही है, फिर कल उसको फ्यूचर में यानी मान लीजिए इंटर्नशिप के दौरान, या मान लीजिए एज अ जूनियर काम करने दौरान, या आगे जाकर क्लाइंट्स में मेल क्लाइंट्स हो और ऐसा होगा कि जिसमें उसमें खुलवत में किसी मर्द के साथ अकेले कभी होना होगा, तो वो चीज तो बिल्कुल जायज नहीं। फौज में ऐसी कंडीशंस होती है क्या? ऐसी कंडीशंस होती है? बहुत सी बार होती है सर। तालीम के दौरान भी? अब बताइए। हाँ, तालीम के दौरान से लेकर के कॉर्पोरेट तक, जॉब्स तक ऐसी कंडीशंस कई बार ऐसी होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। जी, तो ये बात फिर वहां पर आप उज़्र पेश करेंगे तो वहां पर फिर कहीं ना कहीं वो रेपुटेशन का सवाल आ जाता है और फिर कहीं ना कहीं वो चीजें गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ये चीजें मतलब प्रैक्टिकली होती हैं। जी, तो मैं ये कहूंगा बहनों से भी कि आपको सबसे पहले तो आपकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल जिम्मेदारी मेन मर्दों पे रखी है, मैं ये कहूंगा प्राइमरी तौर पे आप अपने आप को ना सोचें, मैं ये कहूंगा। बाकी आप अपने तौर पर देख सकती हैं कि कौन से ऐसे दायरे हैं जहां आप अपने हिजाब का ख्याल रखती हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए कैसे आप उसके अंदर क्या कर सकती हैं, वो देखिए इंशाल्लाह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर।